Hello friends, welcome to Historian Jetu platform. Today I will be discussing about an important topic of the world history, that is the Greco-Roman Empire. इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और पार्टिकुलरली ये जो वीडियो होगा हमारा वो हिंदी में होगा, है ना, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस ज़्यादातर है वो हिंदी माध्यम से समझते ज़्यादा हैं और कुछ वर्ड इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें समझेंगे कि ग्रीको रोमन सभ्यता जो है क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये ग्रीको रोमन एम्पायर का क्या परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उनकी ओरिजिन और फाउंडेशन क्या है, मेन पीरियड्स और डायनेस्टीज कौन कौन से है ग्रीको रोमन एम्पायर में, क्या दोनों एक एम्पायर है, दो है। तो परिचय में आपको समझा दूँ, ग्रीको रोमन एम्पायर जो है दुनिया की प्राचीन ग्रीको रोमन सभ्यताओं का संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक संगम के बारे में हम बात करेंगे। कि जो टाइम पीरियड मेन है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक चलता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमें जानकारी मिलेगी इससे, उनकी जो 5वीं सभ्यता की क्या नींव थी, जिसने दर्शन, कानून, शासन कला और वास्तुकला को बहुत हद तक प्रभावित किया है। इन सब टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें और भी जानकारी मिलेगी कि क्या चीज़ें। इसके साथ साथ हमको हम बता दें कि वो मैप था, ये जो आप मैप आप देख रहे हैं, ये आपकी अर्ली ग्रीक की मैप है जो कई सारे राज्य शहर में बटी हुई थी। और जो दूसरी मैप आपकी है यहाँ पे एक क्लासिकल ग्रीक की मैप है ना। पहले अर्ली ग्रीक है, क्लासिकल ग्रीक है, उसके बाद हेलेनिस्टिक ग्रीक आएंगे, है ना, फिर एलेक्जेंडर आएगा। तो क्लासिकल ग्रीक की मैप है। उसके बाद क्लासिकल ग्रीक के सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उनका नाम था एलेक्जेंडर द ग्रेट, जो इंडिया तक आ चुके थे। और ये जो मैप आप देख रहे हैं अभी वो एलेक्जेंडर ग्रेट का मैप है जो आपको ईस्टर्न साइड में चीन तक आते हैं, ठीक है। और ये मैप उस समय का है जब एलेक्जेंडर की डेथ होती है और हेलेनिस्टिक एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रोमन एम्पायर जो है वो ग्रीस पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो मैप आपकी देख रहे हैं वो रोमन एम्पायर की मैप है ना। फ्रॉम द 1st सेंचुरी BC टू द 5th सेंचुरी AD तक की मेन टाइम पीरियड इनकी थी। चलिए अब हम विस्तार में चर्चा करने चलते हैं कि ये जो सभ्यता है, जो चीज़ें हैं, उसको हम किस तरह से बांट सकते हैं, है ना, ग्रीको रोमन एम्पायर और पहले हम रोम एम्पायर के बारे में अच्छे से समझेंगे और फिर ग्रीको रोमन एम्पायर को समझते हैं। सो प्रमुख काल अगर हम ग्रीक और रोम की बात करें तो ग्रीक में एथेंस, स्पार्टा और टोरिक थेब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अर्काइक काल में जानते हैं। उसके बाद शास्त्रीय ग्रीक काल आता है जिसमें हमें पेरिप्लीज, लियोनिडास, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स वगैरह रहते थे। और फिर एक काल आता है हेलेनिस्टिक काल ग्रीक में, है ना, जिसमें लेजेंडर महान, प्लेटोमाइड, सेलुसिड, है ना, द एंटोगोनिड राजवंश वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। वहीं अब अगर आप रोमन साम्राज्य की बात करें तो उसको और भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि रोमन साम्राज्य क्या है। सो रोमन साम्राज्य की फाउंडेशन जो है करीबन 727 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक चलती है। वास्तव में 453 ईस्वी पूर्व में यूरोप में रोमन नगर में एक केंद्रित साम्राज्य था। यूँ तो 5वीं शताब्दी के अंत तक इस साम्राज्य का पतन हो गया था, पर इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल को हम इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल्स बोलते हैं, इसकी पूर्व शाखा राजधानी बन गई थी और 1453 तक उस्मानों ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव से। पर हम इसे हम अच्छे से समझते हैं कि रोमन एम्पायर जो है वो कैसे रिपब्लिक से एम्पायर बनी। रोमन साम्राज्य 464 सालों तक 465 सालों तक 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 45 ईस्वी पूर्व तक चला। 45 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर ने रोम गणराज्य की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार कर लिया तथा स्वयं को रोम का तानाशाह घोषित कर लिया। इसके बाद 27 ईस्वी पूर्व से सीजर का उत्तराधिकारी अगस्टस ने रोम साम्राज्य का प्रथम शासक बना और वहाँ रूल करना शुरू करते हैं। इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं, रोमन गणराज्य और रोमन साम्राज्य को समझते हैं। रोमन गणराज्य जो है उनकी शासन व्यवस्था में सीनेट, काउंसिल और विधानसभाएं शक्तियाँ बहुत संतुलित थी, जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चलती है। इसमें प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति जो है जूलियस सीजर, पोम्पे, सिसरो, केटो द यंगर है ना। रोमन गणराज्य की बात हो रही है। उसके बाद इसकी विस्तार आप जानेंगे। इटली जो टॉर्थेज है, भूमध्य सागर बेसिन पर इनकी मेन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन था। जबकि रोमन साम्राज्य की अगर बात करें जो 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक चली, उसकी मेन स्थापना जो सम्राट है उनका नाम है अगस्टस। पूर्व में उनको हम एक्विलियन बोलते थे, जिन्होंने पैक्स रोमाना की स्थापना किया था स्टूडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण सम्राट जो हमारे हैं नीरो, ट्राजन, हेड्रियन, मार्कस, है ना, ये कॉन्स्टेंटिनोपल से महान इंपॉर्टेंट साम्राज्य के रूप में आता है। ये हमारा ब्रीफ था रोमन एम्पायर का, रोमन गणराज्य और दूसरा रोमन साम्राज्य। अब हम विस्तार में चर्चा करके ग्रीक टाइमलाइन क्या थी। तो यूनानी प्राचीन लोगों ने
ईसा पूर्व अराउंड 1500 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास इस द्वीप पर आए और यहाँ पहले से आदिम लोग रहते थे। ये लोग हिंद यूरोपीय समूह के समझे जाते हैं। 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय को इस एज में अंधकार युग कहते हैं। इसके बाद ग्रीक राज्य का उदय हुआ। एथेंस, स्पार्टा, मैसेडोनिया इन्हीं राज्य में प्रमुख थे, जिनमें आपसी संघर्ष होता रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। 500 ईस्वी के पास इन पे पर्शियंस ने कब्जा कर लिया। 500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे फारसी साम्राज्य ने यूनान पर चढ़ाई की और यवनों ने इन युद्धों में या तो हारे या वहाँ से उनको हटना पड़ा। सो ईसा पूर्व 4वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के तट पर स्थित ग्रीक नगरों में फारसी शासन के खिलाफ बहुत विद्रोह होना शुरू हुआ। और इसी के बाद आप देखेंगे जो फारस का जो मैप, आपको तीसरा मैप दिख रहा है, वो फारस का मैप है पर्शियंस का, जिन्होंने ग्रीक पे कब्जा कर लिया था। अब हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं कि ग्रीक में इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या है। अगर हम ग्रीक की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करें आपके साथ, तो प्रारंभिक की ग्रीक काल जो है 3000 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसमें मिनोयन सभ्यता था 3000 से 1450 तक, जिसमें क्रीट में स्थित उन्नत महल, लिनियर दी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सभ्यता ग्रीक में है वो है मैसिनियन सभ्यता है, जो 1600 से 1100 ईस्वी तक चलती है स्टूडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरी अंतकाल युग आता है 1100 ईस्वी से 800 ईस्वी तक अंतकाल युग है। फिर अर्काइक काल आता है ना, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट राजनीतिक शक्ति है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काल क्लासिकल काल है 4th में, जो 480 से 323 ईस्वी तक चलती है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे पास जो द पेरिक्लस, अलेक्जेंडर ग्रेट जो है क्लासिकल काल में आते हैं। फिर हेलेनिस्टिक काल आता है, जिसमें अलेक्जेंडर के साम्राज्य का विभाजन हो जाता है और प्टोलेमिक सेल्यूसिड एम्पायर बनती है। और फाइनली छठे पार्ट में आप देखेंगे जो रोमन एम्पायर है इन पे कब्जा कर लेता है। चलिए हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था एंड हाउ ही इज़ पावरफुल, जिसको हम महान बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों बोलते हैं। सो बेसिकली ही वाज द किंग ऑफ मैसेडोनिया, और इनकी जो उदय होती है वो 356 ईस्वी में होती है। इनके बारे में हम विस्तार से बात करें, सन 335 ईसा पूर्व के आसपास मकदूनिया में सिकंदर जो है उनका उदय होता है मैसेडोनिया में। उसने लगभग संपूर्ण यूनान पर अपना आधिपत्य जमाया। इसके बाद वो फारसी साम्राज्य की ओर बढ़ा, क्योंकि आप जानते हैं फारसी ने ग्रीक को हरा दिया था पहले। फिर आधुनिक तुर्की पर उन्हें अपना स्थापित किया। उसके बाद सिकंदर ने इंडिया की तरफ आना शुरू हुआ, है ना। तो उन्होंने मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, इन सब पे कंट्रोल करके ही विल ट्राई टू कम ओवर द इंडियन बॉर्डर लाइन, है ना। उसके बाद क्या होता है आप मैप देख सकते हैं, जिसमें कैसे अलेक्जेंडर इंडिया पे आ रहे थे। सो दिस इज द पाथ विच इज शोइंग दैट फ्रॉम यूरोप, सम पार्ट ऑफ इजिप्ट, अफ्रीका का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, पर्सिया, सेंट्रल एशिया, सब पे कब्जा करके वो इंडिया की तरफ आते हैं। सो अपने साम्राज्य के लगभग 40 बड़े गुना साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान होते हुए भारत तक चला आया। यहाँ पर उसका सामना पोरस से हुआ। दो वहाँ पे राजा थे, एक अम्भी के, एक तो पोरस था और दूसरा हमारे पास अम्भी थे। सो पोरस से सामना हुआ। इस लड़ाई में कहा जाता है पोरस की हार हुई, लेकिन उनकी वीरता तो देख के सिकंदर ने उनको रिटर्न कर दिया। इसके बाद उनको बहुत सारी जगह लड़ना बचा था इंडिया में। मगध एम्पायर में सबसे पावरफुल धनानंद यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उनसे सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उनकी आर्मी ने मना कर दिया यहाँ आने से। और वो उनके बाद स्पेशली जो इंडिया में ब्यास नदी से वापस वो चले गए। उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ होती है 323 में। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर की साम्राज्य का पतन होता है और लास्टली जो है जो ग्रीक एम्पायर है दैट वाज कैप्चर बाय रोमन, और रोमन भी 6th सेंचुरी तक खत्म हो जाता है। उसके बाद 1443 में क्या होता है, क्लस्तुनिया पे इनका पतन होता है, ऑटोमन्स कैप्चर कर लेते हैं एंड फाइनली ग्रीक विल बिकम इंडिपेंडेंस स्पेशली इन द 1821। सो 1821 में जब ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है, तो 10 साल बाद तकरीबन 1832 में ग्रीक का फिर से उदय हो जाता है। और फिर बाद में ग्रीक ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्कों के खिलाफ पार्टिसिपेट किया, और सन 1975 में फाइनली यहाँ पर गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। और साइरस को लेकर ग्रीस और तुर्कों के बीच में अभी तक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। ये हमारा जो ब्रीफ पैटर्न था ग्रीको रोमन एम्पायर को समझाने का था। इस वीडियो में मैंने वही समझाया। अब मैं आपको बता दूं जो मॉडर्न ग्रीक का जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही चेंजिंग रहा है, बहुत ही हिस्टोरिकल डिबेटेबल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंशिएंट टाइम में जो इनकी जो फाइट थी तुर्कों और ग्रीक के साथ, वो अभी भी चला आता रहा है। तो इस वीडियो में पार्टिकुलरली हमने ये समझा है कि रोमन एम्पायर क्या था, ग्रीक एम्पायर क्या था, दोनों एक साथ अलग कब थे और दोनों एक साथ कब थे, और दोनों को हम एक साथ क्यों नाम लेते, ग्रीक और रोमन एम्पायर क्यों बोलते। तो आपने वीडियो में समझा ग्रीक क्या था, रोमन क्या था, राइट। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन है ग्रीक और रोमन एम्पायर में।
सो ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर को पार्टिकुलरली अलग अलग समझते हैं। हम पांच इंपॉर्टेंट स्कॉलर के बारे में बात करते हैं हु आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रीको रोमन एम्पायर, ग्रीक ऑल्सो एंड रोम ऑल्सो। ओके, वैसे आपने सुना ही होगा जो फेमस स्कॉलर है ग्रीक के, एक होमर है 8वीं शताब्दी पूर्व में, जिन्होंने इलियड ओडिसी नाम के बुक लिखा है जो बेसिकली वार वगैरह पे राइटिंग है। हेरोडोटस जो है ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री और ग्रीको रोमन एम्पायर के बहुत स्कॉलर, ग्रीक के बहुत स्कॉलर है जिसको हम इतिहास के पिता भी बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं। उसके बाद थियोसिडाइड्स हैं, फिर हमारे पास सोफोक्लीज है जिन्होंने एंटेगोनी द ओडिपस रेथ्स नाम की बुक लिखी है। प्लेटो रिपब्लिक, न्याय, आदर्श वगैरह पे काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु जिन्होंने पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छे बुक लिखी है। सो प्लेटो, अरस्तु, होमर, हेरोडोटस आर द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ द ग्रीक। रोम में हम वर्जिल, सिसरो, टेसिटस, प्लिनी द एल्डर जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, प्लूटार्क, है ना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ द रोमन एम्पायर, है ना। तो बेसिकली हमने मेन स्कॉलर्स की बात कर ली आज। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जैसे ग्रीको रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिक्लाइन के बाद 6th सेंचुरी में स्टार्ट हो डिक्लाइन, फाइनल डिक्लाइन हैपेंस इन द 9th सेंचुरी। और डिक्लाइन के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्यूडलिज्म आता है ना। तो फ्यूडलिज्म वाज द मेन फाउंडेशन ऑफ द ग्रीको रोमन एम्पायर दैट प्रिवेलेंट अक्रॉस द यूरोप। सो 9th सेंचुरी में ग्रीक फ्यूडलिज्म की स्टार्ट होती है और जो आपकी 14-15 सेंचुरी तक चलती है। मेजर फाउंडेशन ऑफ फ्यूडलिज्म इज़ दैट इसमें सेंट्रलाइज पावर नहीं होता है, पावर डिसेंट्रलाइज होता है। आर्मी का कंट्रोल फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होता है इसमें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जानेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो जाती है, सिटीज़ नहीं रहती है और सारा फाउंडेशन लैंड बेस पे रहता है। इस किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको फ्यूडलिज्म पे अच्छे से डिटेल में बात करूँगा। फ्यूडलिज्म क्या है, क्या कारण था फ्यूडलिज्म आने का, और इंडिया में भी क्या फ्यूडलिज्म था, यूरोप में तो था। 9th सेंचुरी टू 14-15 सेंचुरी यूरोप वाज फुल ऑफ फ्यूडलिज्म। Was there also feudalism in India in the early medieval time in the same period? I will discuss in detail in the other video. Yes, student, I hope that you are able to understand my concept and understanding. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री कर सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री to make any comment, any questions, anything in the comment box. I will be making separate videos on that particular topic. Okay student, so